Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, beta, today we have completed 3 chapters in history. Now, today I am going to take another chapter, chapter number 4, Central Islamic Land. It's a 4 chapter. First of all, I am welcome those students who joined this group recently. Beta, don't worry. I will teach you these 3 topics, these 3 chapters whenever our school will be reopened. Okay, now come to the point. बेटा, ये जो चैप्टर है, यू विल लिसन केयरफुली बेटा. ये चैप्टर पूरी तरीके से इस्लाम रिलीजन है उस पर डिपेंड है. इस रिलीजन को फॉर्म हुए और ओरिजिन हुए नियर अबाउट 1500 ईयर्स हो चुके हैं. ये कैसे फॉर्म हुआ, इसको बोलने वाले पीपल जो हैं, जैसे आज वर्ल्ड में 1 बिलियन जो पीपल्स हैं, वो वर्ल्ड के अंदर इतने पीपल्स हैं. वर्ल्ड्स में 1 बिलियन पीपल्स हैं मुस्लिम के, ऑल ओवर द वर्ल्ड है. एंड दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ए लैंग्वेज कल्चर. तो बेटा, इनका जो ओरिजिन हुआ वो सिर्फ इस्लाम रिलीजन की वजह से हुआ. कैसे हुआ, क्या हुआ, अपन इन सब चीज़ों को आज स्टडी करेंगे. ये जैसे अगर मुस्लिम जैसे एक रिलीजन है तो सभी लोग एक ही कल्चर को फॉलो क्यों नहीं करते. जैसे सऊदी अरेबिया के मुस्लिम्स हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस है वो अलग है. इंडिया में रहने वाले मुस्लिम का ड्रेसिंग सेंस अलग है. तो इनमें जो डिफरेंस है वो कैसे हुआ, तो ये चीज़ें अपन अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ये चैप्टर आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के नेम्स आएंगे, अजीब अजीब किस्म के. वो नेम्स जो हैं आपको बेटा लर्न करने ही पड़ेंगे. जैसे 20th सेंचुरी में 1 मिलियन मुस्लिम हो चुके हैं वर्ल्ड में. डिफरेंट नेशंस में ये लोग रहते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड ड्रेस डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस ये लोग पहनते हैं. अच्छा, अब ये जो मुस्लिम बने, ये मुस्लिम बनने के अलग अलग रीज़न थे. ये कोई मुस्लिम किसी तरीके से बना, कोई किसी तरीके से बना. तो आज अपन उन सभी तरीकों को पढ़ेंगे. जैसे मैंने अभी आपको बताया, सऊदी अरेबिया की पीपल्स हैं, उनका रहन सहन कैसा है वो अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं. इंडिया के अलग हैं, पाकिस्तान के अलग हैं, इस प्रकार से. ओके, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, फिर वो अलग अलग कैसे हो गए. ठीक है. इस्लामिक कम्युनिटी हैज़ इट रूट. अच्छा, ये हमारे नियर अबाउट, मैंने भी आपको बताया 1500 ईयर एगो पहले अरेबियन पेनिनसुला है उसमें बने थे. तो बेटा, पहले मैं आपको मैप बता देता हूँ अरेबियन पेनिनसुला किसको कहते हैं. बेटा आ जाओ, पेज नंबर आपका 82 पे एक मैप बना हुआ है. जब तक आप इस मैप को नहीं समझोगे आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा. तो ये मैप है, देखो अपनी बुक्स में खोल लेना. ये वाला जो हिस्सा है, ये सऊदी अरेबिया. यहाँ पर देखो, सऊदी अरेबिया के नीचे मक्का और मदीना लिखा हुआ है. यहाँ पे ये रिलीजन ओरिजिन हुआ था. इससे पहले पीपल जो है मुस्लिम रिलीजन को नहीं जानते थे. अच्छा ठीक है. इसके इस तरफ बेंजेंटाइन एम्पायर है, इधर ईरान है, ईरान इराक, जिनको पुराने टाइम में मेसोपोटामिया भी बोला जाता था. और धीरे धीरे पढ़ेंगे. अभी आप इतना ही समझ लो, ये वापस से देख लो, ये आपका सऊदी अरेबिया है, मैप में देखेंगे, और मक्का और मदीना यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है. इस चैप्टर में अब अपन आगे पढ़ेंगे. बेटा क्या है, मैं तुमको गारंटी कहता हूँ तुमको वर्ल्ड का मैप याद हो जाएगा. आई प्रॉमिस, मैं कह रहा हूँ तुमको याद हो जाएगा. तो तुमको जब मैं आपको मैप का थोड़ा सा भी काम बताऊँ, थोड़ा सा आप लर्न कर लो. जैसे दोबारा कभी मैं पूछूं पेनिनसुला सऊदी अरेबिया किधर है आप बताओ, मक्का मदीना किधर है बताओ, ईरान इराक किधर है बताओ. चलते हैं. अब इस चैप्टर में अपन इस्लाम रिलीजन कैसे राइज हुआ और कैसे इनका एक्सपेंशन हुआ, कैसे ये इजिप्ट टू अफगानिस्तान जो है इतने बड़े एरिया के अंदर ये कैसे फैला. ठीक है. दी सेंचुरी इस्लामिक सोसाइटी एग्जिबिट मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न. इस्लामिक सोसाइटी को फैलने के लिए कई प्रकार के पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल पैटर्न हुए, इनसे गुजरना पड़ा. जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन
एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया था। पहले वो 4 लेग्स पे चलते थे, फिर कैसे 2 लेग्स पर आए और उन्होंने धीरे धीरे कैसे बॉडी शेप्स में जैसे जैसे उन्होंने ईटरी हैबिट्स बदलते गए अकॉर्डिंग टू उस ईडिटरी हैबिट के अकॉर्डिंग ही, मतलब खाने की हैबिट के अकॉर्डिंग ही उनका जो जॉ था ये इसका जो साइज है वो इफेक्ट हुआ। तो उसी तरह से मुस्लिम भी एकदम से नहीं हुए, अलग अलग रिलीजन में हुए या कैसे भी हुए वो अपन पढ़ेंगे। अच्छा, ये इस्लाम जो है एक रिलीजन नहीं था ये उस टाइम में, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल ये एक सोसाइटी थी एंड कल्चरल हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद इस्लाम। मुस्लिम जो रिलीजन, ये जो मैं आज इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ये इस्लाम रिलीजन जो है जिसको आज अपन इस्लाम बोलते हैं, ये कई बार अपडेट होते हुए आज हमारे पास में ये आया है। तो शुरू के अंदर ये एक सोसाइटी बनी थी, जैसे मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। गुरु नानक ने सिख रिलीजन एस्टेब्लिश किया था। जैसे आप कभी अमृतसर गए हों या आपने देखा होगा कुछ पर्सन जो होते हैं ब्लू कलर की ड्रेसेस पहनते हैं, सरदार होते हैं जो, वो कैसे, वो बहुत ही वॉयलेंट होते हैं, वो वॉयलेंट मेथड यूज करते हैं, हिंसक कार्रवाई करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से सोल्जर बेसिक रहते हैं। तो गुरु नानक ने तो कौन सा रिलीजन बनाया और बाद में वो रिलीजन कैसे अपडेट होता हुआ कई पार्ट्स में बट गया। जैसे मुस्लिम रिलीजन है काफी पार्ट्स में बटा हुआ है, शिया सुन्नी है, इसी तरह से सभी जो रिलीजन है अपनी एक्चुअल फॉर्म जब बने थे तब उसमें फंक्शंस कुछ और थे और धीरे धीरे उनमें जो फंक्शंस हैं वो चेंज होते गए। बेटा ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छी पूरी मेहनत कर रहा हूँ इस चैप्टर को समझाने की, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, समझना। जब तक आप इस चैप्टर को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ोगे आपकी समझ में नहीं आएगी। ओके, चलते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा, इस्लाम पहले एक रिलीजन नहीं था, ये एक सोसाइटी थी। यानी कि जैसे मैंने आज कोई सोसाइटी बना दी और मैंने उस सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, अब आपको उस सोसाइटी को फॉलो करना है, ठीक है। फिर बाद में उसमें अपडेट आते गए, वो अलग होता गया, ठीक है। इस जहां पे ये सोसाइटी डेवलप हुई, इस सोसाइटी को मानने वाले मुस्लिम कहलाए और उस सोसाइटी में जो नॉन मुस्लिम जो थे, जो उस सोसाइटी से अलग थे, वो पर्सन नॉन मुस्लिम कहलाइए। उसी तरीके से ही सबऑर्डिनेट रहे, जैसे कि क्रिश्चियन जो कंट्री जो थे वहां पे ज्यूज वगैरह जो हैं वो डेवलप रहते हैं। आगे चलते हैं, अब ब्लू लाइन्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड बिटवीन इतना। अच्छा, आज जो हम आपको इस इस्लाम रिलीजन्स के बारे में बता रहे हैं, हम आपको कैसे बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको हर जगह बताया था हमारे पास में क्या एविडेंसेस है। तो हमारे पास में जो एविडेंसेस हैं वो तारीख वगैरह हैं जो उस टाइम पीरियड में कोई ऑर्डर वगैरह दिए गए थे। ये ऑर्डर कोई कोर्ट से भी हो सकते थे, राजा महाराजा के जो ऑर्डर्स वगैरह होते थे उन पे जो डेट्स वगैरह आती थी, कोई इंसिडेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग अपन ने इन ऐसे इंसिडेंट्स मिले और उन इंसिडेंट्स को फिर अपने सीक्वेंस वाइज किया। सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स भी थे, जैसे बायोग्राफीज मिली हैं हमको, जैसे किसी बंदे ने लिखा उस टाइम पीरियड में, मान लीजिए मैं कोई साधु संत था तो मेरे फॉलोवर्स ने मेरे बारे में कुछ लिखा, तो मेरे बारे में लिख रहे हैं तो वो साथ के साथ में जो सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा होता है उसके बारे में भी वो पीपल लिखते हैं। तो बायोग्राफीज के जरिए पता चला है। और जो प्रोहिबिट जो थे, मतलब जो इनके पैगंबर जो थे, जो फर्स्ट पर्सन जो था उसने जो कहा एंड कमेंट्रीज ऑन द कुरान, और कुरान के अंदर जो लिखा गया, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। The material from which these work were produced was a large collection of eyewitness reports, transmitted over a period of time either orally or on a paper। और ऐसा ही मटेरियल हमको आई विटनेसेस जो थे, जैसे मान लीजिए मेरे को मेरे दादाजी ने कुछ बताया, मेरे दादाजी को उनके दादाजी ने बताया, इस तरीके से मतलब बहुत ही पेन स्टेकिंग यानी कि कमर तोड़ मेहनत करने के बाद में आज हम आपको ये सारा कुछ बता पा रहे हैं। ये हिस्टोरियंस ने कमर तोड़ मेहनत करके ये बताया था।
और इनका क्रिटिकल मेथड मतलब कि जो हमको बुक्स में लिखा हुआ मिला हमने वो आंखें बंद करके नहीं मान लिया, हमने उसका क्रिटिकल यानी कि एनालिसिस किया जो ये लिखा हुआ है क्या वो सही है। जैसे मैं फिर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कह दिया कि भाई वहां एक आदमी था उसमें 10,000 हाथियों का बल था, पावर थी, तो कई बार क्या होते थे जो पोइटर्स होते थे वो राजा को खुश करने के लिए ये मन घड़त बातें बोल दिया करते थे। लेकिन अगर वैसी की वैसी ही बातें हमको दूसरे रिटर्न रिसोर्सेज से मिलती है तो हम उस चीज को सच मान लेते हैं, ये ध्यान रखना। और अगर हमको सिर्फ ऐसी बातें एक ही रिटर्न रिसोर्सेज से मिली हैं और कोई दूसरा रिटर्न रिसोर्सेज नहीं था तो हम उस बात को सिरे से मना कर देते, हम उस चीज को नहीं मानते। हम का मतलब है हिस्टोरियंस का। तो इनका फिर रियलिटी ऑफ द नरेटर ऑल्दो द मेथड वाज नॉट फुल प्रूफ, जो भी आज हम आपको बताएं फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम मोस्टली इसमें कॉन्फिडेंट है कि जो हम बता रहे हैं वो सही होगा। मिडाइवल मुस्लिम राइटर वर मोर केयरफुल इन सेलेक्टिंग देयर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द मोटिव ऑफ देयर इंफॉर्मेट। इसमें लिखा हुआ है मिडाइवल पीरियड में जो राइटर्स वगैरह होते थे वो बहुत ही हर चीज को लिखते वक्त बहुत समझ के लिए लिखते थे, उनको मालूम था कि हमें कौन सी चीज लिखनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं लिखनी चाहिए, यानी उन्होंने सारी चीजों को नहीं लिखा है। ऑन कॉन्ट्रीवर्सल इशू दे रिप्रोड्यूस डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम इवेंट। कोई भी कॉन्ट्रीवर्सल होता था, मान लीजिए जैसे मान लो किसी राजा की डेथ हो गई, मर्डर हो गया, तो वो उस मर्डर को डिफरेंट कहानियों में एक कोई कहानी बताएगा, कोई दूसरी कहानी बताएगा, वो इसलिए ताकि इन फ्यूचर पता ही नहीं चल सके। नहीं समझ में आएगा। जैसे अपने देश के एक लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ताशकंद गए थे, इंडिया और पाकिस्तान का कोई वॉर हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए गए थे। बहुत बड़ा आदमी था पीएम, और वहां पे उनका डेथ हो जाती है। आज भी पीपल्स डेथ हो जाती है तो डेथ हो जाती है, उनको ये कहा जाता है कि उनको जहर दिया गया था, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनका बेटा क्या होता है कि पीएम तक पॉइजन कैसे पहुंच गया, ठीक है, पहुंचाने वाला कौन था, मतलब कि डीप एनालिसिस नहीं हुआ उनकी डेथ के ऊपर कि उनके कौन दोषी थे, कौन क्या थे, इस तरह, ठीक है। किसी ने कहा कि उनका हार्ट फेल हो गया, किसी ने कुछ कहा। तो यानी कि आज हम इतने मॉडर्न होते हुए भी हम उस चीज को, उस ट्रूथ को नहीं जानते। तो आज से हम 1500 ईयर एगो पहले राइटर्स ने जो लिखा क्या वो सही था, उस चीज को आज हम कैसे जान सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब जो उस टाइम में हमको कुछ रिटर्न रिसोर्सेज मिले हैं उस टाइम के, वो मोस्टली अरेबियन लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो हमको पहला या मोस्टली जो रिटर्न रिसोर्सेज मिले हैं वो किस लैंग्वेज में है, तो आप अरेबिया लिखेंगे, अरेबिक, ठीक है। अरेबिक लैंग्वेज में 923 में एक बुक लिखी हुई मिली है हमको, तबरी करके। क्या नाम था उस बुक का? तबारी। फिर उस तबारी बुक का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन किया गया 38 वॉल्यूम्स में, ठीक है, जो भाई मुस्लिम्स के बारे में 923 के आसपास जो लिखी गई। अच्छा, जो हमने जो एनालिसिस जो करना स्टार्ट किया है, ये हमने एनालिसिस करना स्टार्ट किया 19th सेंचुरी में, ठीक है। मुस्लिम जो थे वो अपना काम करते रहे, वो काम होता रहा, लिखते रहे। 19th सेंचुरी में हमारे कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ये मुस्लिम रिलीजन कैसे ओरिजिन हुआ। तो ये हमने पता किया 19th सेंचुरी में, और तब से ही स्कॉलर्स इसको पढ़ने लगे, ठीक है था। इसका ट्रांसलेशन कर दिया 38 वॉल्यूम्स में। पर्शियन क्रॉनिकल्स भी मिले हैं हमको, वो हमें बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं वो ईरान और सेंट्रल एशिया के आसपास जो हमको मिले हैं, और वो हमको डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी कि उस टाइम के इतने पुराने वो बुक्स वगैरह क्रॉनिकल्स होते हुए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिख रखी हैं मुस्लिम रिलीजन के बारे में। अच्छा, इसके अलावा क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स भी मिले हैं रिटर्न इन सायरिक।
जिसको डायलेक्ट ऑफ एरामिक, एरामिका क्या एक लैंग्वेज थी उस टाइम में, आर फीवर बट दे थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम। ये हमको कम मिले हैं लेकिन फिर भी हमको वही थोड़ी बहुत इन्होंने लाइट वगैरह डाली। यानी कि हम 2-3 बुक्स का एनालिसिस करेंगे और इन बुक्स का एनालिसिस करने के बाद में हमको मैंने जिसमें आपको पहले बताया डिफरेंट टाइप्स की जो बुक्स होती हैं उन सबको स्टडी किया जाता है और जो चीज उनमें सिमिलर होती है उसी को ही हमारे हिस्टोरियन सही मानते हैं। बिसाइड क्रॉनिकल्स वी हैव ए लीगल टेक्स्ट। क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में क्या एविडेंसेस हैं, तो एक तो ये क्रॉनिकल्स हो गए जो एंशिएंट टाइम्स में लिखे गए थे हैं। इसके अलावा लीगल टेक्स्ट है, लीगल टेक्स्ट मतलब कोई कोर्ट से डॉक्यूमेंट निकला हो है। जियोग्राफीज हैं जो ट्रेवलॉजियस है जो ट्रेवलर्स वगैरह होते थे उन्होंने लिखा है। एंड लिटरेरी वर्क सच एज हिस्टोरी एंड पोएम, ये सारी चीजें अपन को मिली है। हालांकि इनके अलावा और भी चीजें हैं भी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो थे फ्रेगमेंटरी पीसेज ऑफ राइटिंग सच ए ऑफिशियल ऑर्डर और प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी सरकारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट किसी ने किसी को चिट्ठी लिखी, ये is the most valuable for writing historians because it does not consider refer to event and person। अच्छा, इन्होंने भी लिखते वक्त इवेंट और पर्सन के बारे में भी it comes almost entirely from Greek and Arabic papiaries। पेपियारीज का मतलब मालूम है आपको? सेकंड चैप्टर में था या थर्ड चैप्टर में था। नाइल रिवर्स के पास में मिलता था एक प्रकार का कोई पौधा था जिससे राइटिंग मटेरियल बनाया जाता था। बेटा ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे और इन वर्ड्स को आप फौरन रिकॉग्नाइज करो। है यहाँ पे पेपरीज पे लिखा था जिन क्या नाम है गेनिजा रिकॉर्ड मिला है हमको। एविडेंस हैज अमर फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सक्लेवेशंस, हमें कुछ सामान जो है खुदाई से भी मिला है। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, जैसे उस टाइम में जो ट्रेड करते वक्त पीपल जो है कॉइन्स इस्तेमाल करते होंगे, उन कॉइन्स को जब स्टडी किया तब जैसे मान लो कोई मैं राजा था तो मैंने अपने नाम के सिक्के निकलवाए, मेरे बाद कोई और राजा बन गया उसने, तो इस तरीके से डायनेस्टी का पता चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा और एपिग्राफिक्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एपिग्राफिक्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कोई भी चीज हार्ड सरफेस पे लिखी हुई हो उसको अपन इंस्क्रिप्शन कहते हैं, खोद के लिखी हुई हो। ये मेटल्स भी हो सकते हैं, स्टोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज विच इज ऑफ ए ग्रेट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग नेम्स एंड डेट्स, इसमें सारी चीजें अपन को मिल जाएंगे। हिस्ट्री में आर्ट के बारे में भी बताता है कि उस टाइम में आर्ट का क्या सिस्टम था। इकोनॉमिक हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री तो पास्ट हुई, इकोनॉमिक का मतलब हो गया वहां पे लोगों के सोर्स ऑफ इनकम क्या थे उसके बारे में ये इकोनॉमिक हिस्ट्री हमपन को नॉलेज देगी। आर्ट हिस्ट्री मतलब वहां के पीपल्स किस प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड थे, ये सारी चीजें। प्रॉपर हिस्टोरियंस ऑफ इस्लामी बिगन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी, जैसे मैंने बताया 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जर्मन एंड द नीदरलैंड, इन लोगों ने मिलकर ये स्टार्ट किया। कॉलोनियल इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इनकरेज फ्रेंच एंड ब्रिटिश रिसर्चर्स टू स्टडी इस्लाम। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे इनको इनकरेज किया गया कि भाई आप इस्लाम रिलीजन के बारे में पता करो। क्रिश्चियन पेस्ट जो थे वो भी अटेंशन देना चाहते थे इस्लाम रिलीजन को, वो जानना चाहते थे कि इस्लाम और क्रिश्चियन में कौन सा सुपीरियर है। ठीक है, इसके अलावा एक जो पीपल जो थे जो क्या कहते हैं क्रिश्चियन पेस्ट जो थे अटेंशन दिया, इन्होंने अच्छा काम किया। ऑल्दो देयर इंटरेस्ट वाज मेनली टू कंपेयर इस्लाम। अच्छा, ये जो ऐसे पीपल थे इनको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरिएंटलिस्ट के नाम से इनको जाना जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटलिस्ट, तो आप कह देंगे वो पीपल जो इस्लाम और क्रिश्चियन रिलीजन में कंपेयर करते थे उनको ये बोला जाता है।